गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। बैंक इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन वेयर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी टेक्स प्लेस। द पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी than their requirements in the bank in their own account and can withdraw any amount out of the deposit as and when need arises। ठीक है, बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की जाती है, मतलब कि लोग वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत रहती है उस पैसे की तो वो उस बैंक में से पैसे निकाल भी सकते हैं। बिजनेसमैन डिपॉजिट द मनी इन द अकाउंट्स ऑफ other business organization with whom business transactions are done। ठीक है, जिनसे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है उनके अकाउंट में वो बिजनेसमैन पैसा डाल सकता है। अगर उनके यहाँ से कोई सामान लेके आया तो वो कैसे पे करेगा? वो उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके बिजनेस अकाउंट में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके बैंक में वो पैसा डाल सकता है, आइदर मीन्स ऑफ चेक और अदर मेथड्स। नाउ इट इज बिजनेस इज होली बेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, वेन एवर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज मेड जनरली द पेमेंट इज नॉट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश बट द सेम इज मेड इन द फॉर्म ऑफ चेक और डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर फॉर्म ऑफ बैंक पेमेंट। आजकल कैश में नहीं चलता है, सब कुछ क्या किस में चलता है? मोस्टली चेक में या फिर अदर फॉर्म ऑफ बैंक पेमेंट्स। ठीक है, जैसे ड्राफ्ट। दस बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज और फंक्शंस ऑफ अ बैंक। अ बैंक हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं आइए जानते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस क्या है? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इन देयर ओन अकाउंट। ठीक है, नेमली सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट। कितने तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें पब्लिक जो है पैसा डिपॉजिट कर सकती है बैंक में? पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है फिक्स्ड अकाउंट और तीसरा होता है करंट अकाउंट। द मनी कैन बी डिपॉजिटेड इन कैश, चेक और ड्राफ्ट। ठीक है, मनी को हम किस फॉर्म में जमा कर सकते हैं? कैश के फॉर्म में भी जमा कर सकते हैं, चेक के फॉर्म में भी जमा कर सकते हैं या फिर ड्राफ्ट के फॉर्म में भी जमा कर सकते हैं। द बैंक पेज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट। और जो बैंक होता है वो क्या करता है? इन पर एक फिक्स्ड अमाउंट देता है। ठीक है, एक तरह का इंटरेस्ट देता है लोगों को। मान लीजिए लोग जमा कर रहे हैं पैसा, तो अगर उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा बैंक से तो वो क्यों जमा करेंगे? वो अपने घर में नहीं रखेंगे। तो इस कंडीशन में बैंक क्या करता है? उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है और उस शेयर मार्केट से जो भी पैसा आता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो जो है अपने कंज्यूमर्स को, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वो प्रॉफिट देता है। द बैंक्स गिव लोन्स टू नीडी पर्सन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है? लोन भी प्रोवाइड करता है, जैसा लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है, जैसे हाउस बिल्ड करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज, घर बनवाना है उसके लिए, फॉर परचेजिंग कन्वेंस। ठीक है, गाड़ी खरीदनी है उसके लिए, फॉर सेटिंग अप बिजनेस। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए, और फॉर एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, और अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए। नाउ अ डेज बैंक्स ऑल्सो गिव लोन्स फॉर हायर स्टडीज। आजकल जो है आगे पढ़ने के लिए भी क्या कर रही है? बैंक लोन दे रही है। द बैंक गिव लोन्स टू द नीडी पर्सन्स बट दे चेंज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एडवांसेस मेड बाय इट। ठीक है, जो नीडी पर्सन्स हैं उनको बैंक लोन तो देती है पर क्या करती है? चार्ज भी करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा जो उसका रहता है, मतलब कि हाउस पे जितना इंटरेस्ट रहता है, या फिर अगर पढ़ाई से रिलेटेड हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उस पर कम नॉमिनल चार्जेस होते हैं। ठीक है, कन्वेंस परचेज करना है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। दे ऑल्सो गिव फैसिलिटी टू द कस्टमर्स दैट दे कैन रीपे द लोन्स इन ईजी इंस्टॉलमेंट।
ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई लोन लिया है तो आपको पूरा एक ही बार में चुकाना है किसी बैंक को, उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, जो पर्सन, ठीक है। द अबव मेंशन्ड लोन्स आर गिवन टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, बिजनेसमैन को दिया जाता है, या फिर एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी। किसके एवज में? जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, जैसे कि हो गया अगर कोई दुकानदार अपना खुद का कुछ बैंक से लोन लेना चाहता है तो दुकान का कागज उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या किसी तरह का गोल्ड है उसके पास तो वो दिखाना पड़ेगा, उसका कागज दिखाना पड़ेगा। गुड्स, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर उसका है तो उसका कागज उसे दिखाना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर उसने ले रखी है तो उसका कागज उसे दिखाना पड़ेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड ज्वेलरी एंड अदर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सबों के कागज उसे दिखाने पड़ेंगे। The document or property et extra against which the loan is advanced are hypothecated to the bank and remain in the custody of the bank till the loans in principal amount and interest thereon are totally repaid। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर्टी के रहेंगे या फिर जो भी चीज़ें अभी मैंने ऊपर मेंशन किया मैंने, वो जो है बैंक के पास ओरिजिनल पेपर उसके जमा रहेंगे, और जब पूरी तरह से पैसा पे हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, तो वो बैंक जो भी डॉक्यूमेंट है वो उस पर्सन को लौटा देगी। द बैंक अलाउ, थर्ड है, द बैंक अलाउ देयर कस्टमर्स टू ड्रॉ मनी मोर देन द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, द एक्सेस मनी ड्रॉन इन दिस वे इज नोन एज ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सिस्टम। द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट इज जनरली गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स। जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो जितना पैसा उनके उसमें है, अकाउंट में है, उससे ज़्यादा भी वो मनी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा मनी वो निकालते हैं वो क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंकिंग सिस्टम में हम उसको क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। However, for a overdraft, a limit is fixed for each and every individual customer beyond which they cannot withdraw the money as overdraft। पर ओवरड्राफ्ट की जो अमाउंट है वो फिक्स होती है और उससे ज़्यादा आप अमाउंट उस बैंक से अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर हैज़ ₹70,000 स्टैंडिंग इन हिज अमाउंट बट ही इशूज चेक फॉर ₹1 लाख। ठीक है, अब उसके अकाउंट में 70,000 है पर उसने चेक काटा 1 लाख रुपए का और उसका करंट अकाउंट है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट्स इज 30,000। 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। इज सेट टू बी ओवरड्राफ्ट। ये 30,000 क्या है? ये 30,000 ओवरड्राफ्ट है जो कि उसके अकाउंट में है। ही विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट ऑन दिस अमाउंट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जो ये अमाउंट इसने निकाला है 30,000 रुपये, इस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। और मतलब कि 30,000 वो जो उसने निकाला है उस 30,000 पे वो पर्सन, वो दुकानदार इंटरेस्ट देगा बैंक को। द बैंक्स अलाउज कैश क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। अकॉर्डिंग टू दिस फैसिलिटी द बैंक अलाउज देयर कस्टमर टू बोरो मनी अप टू सर्टेन फिक्स्ड लिमिट अगेंस्ट सम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और गारंटी। ही कैन विड्रॉ द मनी एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज नीड and can repay it as and when he is able to do so, and interest is charged by the bank on the outstanding amount in his cash credit account and not on the entire amount। ठीक है, जितना उसने कैश निकाला है उस पे ही उस पर्सन को क्रेडिट देना पड़ेगा, ना कि टोटल अमाउंट पे। The bank issue checkbooks to their customers which make the business transaction quite easy। मतलब कि बैंक जो है इशू करती है चेक बुक ताकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी आसान हो सके। अ बिजनेसमैन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी हैवी कैश अलॉन्ग विथ हिम। ही कैन मेक द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक के फॉर्म में वो अपना पेमेंट कर सकता है। द चेक्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड इन टर्न द बैंक इशू द चेक बुक
will pay the amount from the account of account holder provided the same amount is present in his account। ठीक है, जो अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, जिस आदमी के नाम चेक काटा गया है उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। If the amount as that of check instead is not present in his account, then the check will be dishonored and customer issuing the check may be punished according to law। और अगर चेक में जो अमाउंट भरा गया है और वो अमाउंट उस पर्सन के अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जिस पर्सन ने चेक काटा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। कहा जाता है, ये लैंग्वेज है कि चेक बाउंस हो गया, और इस कंडीशन में डिसऑनर माना जाता है और उस कस्टमर को जो है जिसने चेक काटा है उसको पनिश भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब बी जो है मैं फंक्शन पढ़ा रहा था ना, सर्विस और फंक्शन, तो इसमें बी जो है सेकेंडरी फंक्शन है, वो क्या है आइए देखते हैं। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड प्राइमरी फंक्शन द बैंक्स आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन नोन एज सेकेंडरी फंक्शन which include agency functions and utility function as given below। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन के साथ और भी सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं इसके, आइए देखते हैं। द बैंक्स कलेक्ट चेक्स, बिल्स एंड इंटरेस्ट एट एक्स्ट्रा ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। सेकेंड, द बैंक पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड अदर काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस किसी ने कराया है तो उसने अपने अकाउंट का नंबर दे दिया वहां पे, तो उसके में से वो पैसा कटता रहेगा एज अ प्रीमियम, या फिर टैक्सेस में भी बैंक से ही पैसा डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, उसके लिए इंसान को आके बैंक से पैसा निकाल के तब टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अदर काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। थर्ड जो है वो है द बैंक कलेक्ट फीस ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अ बैंक अंडरटेक्स क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। फिफ्थ जो है द बैंक्स प्रोवाइड लॉकर्स टू द कस्टमर्स फॉर कीपिंग देयर वैल्यूएबल आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, ज्वेलरी, सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द सेफ कस्टडी ऑफ बैंक्स। बैंक जो होता है वो लॉकर प्रोवाइड करता है ताकि लोग उसमें अपना कीमती सामान रख सकें, जैसे कि ज्वेलरी, सिक्योरिटी, शेयर और डॉक्यूमेंट। ठीक है, लॉकर्स आर डिफरेंट साइज्ड कबर्ड्स प्रोवाइडेड इन द स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ द बैंक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का जाना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सिर्फ जिस पर्सन का लॉकर है वही जा सकता है और अपनी चाबी से अपना ही जो लॉकर है वो खोल सकता है। इसमें क्या होता है, मोस्टली दो तरह लॉकर जो होता है सिर्फ उसका चाबी एक पर्सन के पास नहीं होता, उसका जो चाबी है वो बैंक के जो मैनेजर है उसके पास भी रहता है। कई बैंक्स में ऐसा होता है ताकि अगर और जब दोनों चाबी एक साथ लगेगा, जैसे कि जो कस्टमर के पास चाबी है और जो बैंक का मैनेजर है उसके पास जो चाबी है, जब दोनों चाबी एक साथ घुमाए जाएंगे तभी वो लॉकर खुलेगा, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैनेजर चाहे तो जब चाहे उस लॉकर को खोल सकता है। ठीक है, मतलब कि दोनों की चाबी लगेगी तभी वो लॉक खुलेगा। द कस्टमर्स आर पुट देयर ओन लॉक टू द लॉकर एंड आर फ्री टू ऑपरेट एट एनी टाइम। Money can be transferred from one part of the country to another part of the country through banks in the form of checks or drafts. The bank help those persons who are planning to go abroad by arranging foreign exchange for them. ठीक है, अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है और उसके पास इंडियन करेंसी है और मान लीजिए उसे डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर जो मनी है वो बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, उस पर्सन को मतलब कि इंडियन रुपीस के एवज में। द बैंक्स बाई एंड सेल शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है, nowadays prospects and application form of various educated institution and other organization are sold and accepted by the banks।
Nowadays, prospects and application form of various educational institution and other organization are sold and accepted by the bank. जैसे कई सारे फॉर्म्स निकलते हैं ना एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे AIEEE का हो गया या फिर UPTU का हो गया, ये सब जो फॉर्म्स निकलते हैं वो भी आजकल बैंक में मिल जा रहे हैं. The banks provide expert advice to the customers regarding the investment. ठीक है, कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस भी देती है एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स एज दे ऑलवेज डील इन मनी ट्रांजैक्शन. सम ऑफ द बैंक्स पब्लिश द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स इन वेरियस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कस्टमर्स. For all kinds of above mentioned services, the banks charge some commission in the form of service charges, without which it may not be possible for the banks to work effectively and efficiently. For the above mentioned services and functions, it is quite clear that a bank performs different kind of important functions, without which it may be extremely difficult for a society to survive and the country as a whole may not develop and progress effectively. Now we are going to learn about the financial planning. Finance is the lifeblood of any business, big or small. Its necessity is felt at all levels in the business organization. ठीक है, जो फाइनेंस होता है वो क्या होता है, एक लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो. इसकी जो नेसेसिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है. नो एक्टिविटी इन द बिजनेस कैन बी कैरीड आउट विदाउट फाइनेंस. बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की जा सकती है. फॉर अ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज. किसी भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आइए जानते हैं. सबसे पहले टू एक्वायर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट. सबसे पहले आपको चाहिए ज़मीन, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए और साथ में इक्विपमेंट्स चाहिए. सेकेंड, टू परचेज रॉ मटेरियल्स एंड अदर नेसेसरी आइटम्स. मतलब कि और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, नेसेसरी आइटम्स रिलेटेड चाहिए, मतलब कि जो बनाने में रॉ मटेरियल्स लगते हैं प्रोडक्शन में, वो सब सारी चीज़ें चाहिए. टू पे वेजेस, सैलरीज एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस. ठीक है, टू पे वेजेस, सैलरीज एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस. टू पे रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड एडवर्टाइजिंग चार्जेस एट एक्स्ट्रा. ठीक है, इंश्योरेंस उसका होना चाहिए उस कंपनी का रेंट जो है उसके पेपर्स होने चाहिए कि, और टैक्सेस जो पे करने हैं उसके पेपर होने चाहिए, और एडवर्टाइजिंग चार्जेस. टू पे वेजेस, सैलरीज, जो सैलरी या वेजेस पे करना है वो डिक्लेयर होना चाहिए, और जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो. टू मेंटेन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. और सिक्स है टू अलाउ क्रेडिट टू द होलसेलर्स एंड अदर यूजर डिपार्टमेंट्स. Nowadays, the importance of finance has increased to a great extent, as an activity can be carried out without finance and difficulties being faced in raising the finance. ठीक है, therefore it has been necessary for the students of pharmacy to study and gain knowledge in financial planning. Nowadays, the importance of finance has increased to a great extent, as no activity can be carried out without finance. बिना फाइनेंस के आप क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो बिना पैसा लगाए, बिना कैपिटल लगाए आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है. ठीक है, फाइनेंस में भी डिफाइंड as the science and art of raising and spending money. मतलब एक तरह का साइंस और आर्ट है ये, जिसमें कि हम किस तरह से पैसा बढ़ा सकते हैं, बिजनेस करके किस तरह से पैसा बढ़ा सकते हैं या किस तरह से पैसे को स्पेंड कर सकते हैं सही जगह पे. अकॉर्डिंग टू द यूथमैन एंड डॉगल, ये
मतलब कि साइंटिस्ट हैं या राइटर कह सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कॉन्सर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरह से एक्टिविटी है जिसमें कि प्लानिंग इंक्लूड रहता है, रेजिंग, ठीक है, किस तरह से हम पैसा बढ़ा सकते हैं, उसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो फंड्स है उसको एडमिनिस्टर किस तरह से कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट because the success of any company greatly depends on the acquisition and proper utilization of financial resources। मतलब कि जो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये हम किस में जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेज करना, फाइनेंस को किसी भी तरह से मैनेज करना। फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फाइनेंस it is necessary that the organization should have a well-trained and experienced financial manager who will look after all the financial activities including raising of sufficient funds, budgeting, leading and borrowing policies and management of fixed and current assets। अगर आपको मतलब कि अगर किसी कंपनी को जो फाइनल एसेट्स है उनको प्रॉपरली हैंडल करना है तो उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरी बात आती है वो है उसके लिए एक मैनेजर रखना, फाइनेंशियल मैनेजर रखना, जो उस फाइनेंस को, आपके कंपनी के फाइनेंस को मैनेज कर सके। ठीक है, फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग, जो कि वेल ट्रेंड होना चाहिए और एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए। और किस तरह से ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखेगा, बाय इंक्लूडिंग रेजिंग ऑफ सफिशिएंट फंड्स, बजट देख के, ठीक है, सफिशिएंट फंड्स के अनुसार, lending and borrowing policies and management of fixed and current assets. If proper financial management techniques are used, the pharmaceutical companies can reduce their capital employed and improve their return on investment in men and machines। ठीक है, अगर प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाया जाए फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो जो कैपिटल लग रहा है कंपनी पे उसको कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, जो अधिकतम जो फालतू के खर्चे लग रहे हैं उनको कम से कम किया जा सकता है। और क्या है, जो मैन और मशीनरीज पे जो चार्जेस लग रहे हैं वो भी घटाए जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब कि जो मशीनरीज पे या फिर मेंस पे जो खर्चे लग रहे हैं, आदमी रखेंगे तभी ना आगे काम होगा, तो उस पे जो खर्चे लग रहे हैं उसमें मतलब कि उन पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो कंपनी, मेंस और मशीन्स पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या है इसकी ऑब्जेक्टिव, क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एडिक्वेट फंड्स टू द बिजनेस। ठीक है, जो फंड आ रहा है बिजनेस को, जो उसकी सप्लाई है वो हमेशा एक तरह से बनी रहे। टू इंश्योर अ फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, उनका जो है एक फेयर रिटर्न बना रहे। ऐसा ना हो कि हम किसी मतलब कि वो कंपनी किसी से पैसा लिए और वो पैसा उसे लौटाए ना। ठीक है, तो एक तरह से व्यवहार बना रहे, जो इन्वेस्टमेंट का या फिर जो मनी का वो है वो बना रहे। ठीक है, मतलब कि अगर पैसा आप किसी से ले रहे हैं, किसी अदर कंपनी से ले रहे हैं, तो उसी समय पे थोड़ा बहुत पैसा दे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। टू जनरेट एंड बिल्ड अप सफिशिएंट सरप्लस एंड रिजर्व फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
to coordinate with other departments of the organization in the use of financial resources. अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइनेंशियली वो आप कोऑर्डिनेट कर सकें उनके साथ. टू प्लान, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन. टू डेवलप एंड मेंटेन प्रॉपर रिलेशन विद सप्लायर्स, फाइनेंशियल वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि जो सप्लायर्स हैं, जो फाइनेंशियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ प्रॉपर रिलेशन बना रहे. टू जनरेट एंड बिल्ड अप टू इंश्योर फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर. ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी पे, उनका जो है मतलब कि एक तरह से पैसा रोका ना जाए, उन्हें पैसा समय समय पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट जो है या फिर जो पैसा है उनका वो समय समय पर उन्हें दे दिया जाए. ठीक है, कंपनी का ऐसा रूल्स होना चाहिए, तभी उसका फाइनेंशियल जो वो है वो सही रहेगा और लोगों से जो अदर इन्वेस्टर्स हैं उनसे व्यवहार भी उस तरह से बना रहेगा. नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग. Financial planning may be defined as the process of deciding in advance the financial activities necessary for a pharmaceutical company to achieve its basic objectives. ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? ऐसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि ज़रूरी है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए किसी बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वंस इट इज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री और शॉप, इट बिकम्स नेसेसरी टू चॉक आउट द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी. जब भी आपको इंडस्ट्री या शॉप डालते हैं तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल प्लान कर लेना है उस दुकान से रिलेटेड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच विल बी नीडेड फॉर द कंपनी एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर. ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कितना कैपिटल खर्च कर रहे हैं, आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, और फ्यूचर प्लानिंग भी ज़रूरी है. नेक्स्ट, स्पेशल थॉट्स must also be given to the frequent difficulties which may arise from time to time that may hamper the growth of the business. ठीक है, मतलब कि जो स्पेशल थॉट्स मस्ट ऑल्सो बी गिवन टू द फ्रीक्वेंट डिफिकल्टीज. जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उन पे जो आपका मत है, जो आपकी सहमति है, उससे रिलेटेड अगर आप अपना राय है जो आपका कि इस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो होना चाहिए समय समय पे ताकि बिजनेस में ग्रोथ हो सके. फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गेटिंग द बिजनेस एस्टेब्लिश्ड. फाइनेंशियल प्लानिंग में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अमाउंट ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रमोशन में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस बिजनेस के. एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट कितनी है. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है और कॉस्ट ऑफ गेटिंग द बिजनेस एस्टेब्लिश्ड. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दीज पॉइंट्स, अ बिजनेसमैन शुड devise the long term financial plans for the success of the business in future also. ठीक है, ये सब बातें अगर बिजनेसमैन ध्यान में रखता है तो वो आगे के लिए फाइनेंशियल प्लान्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकता है और उसे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. फॉर द सक्सेस ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी विच इज डन अंडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट. ठीक है, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी सक्सेस होना चाहती है तो उसके लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए. और जिसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आइए देखते हैं. फर्स्ट, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड फॉर द कंपनी. ठीक है, मतलब कि कितना कैपिटल आप उस कंपनी में लगा रहे हैं उसकी गणना कर लेना पहले से ही. ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी खोलने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कितना पैसा लगने वाला है. एक मुफ्त अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कितना पैसा इसमें लगना है.
सेकेंड है टू वर्क आउट दैट हाउ मच ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स विल बी मीट बाय द इंटरनल सोर्सेज एंड हाउ मच विल बी रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी है इंटरनल सोर्सेज के लिए और कितना जो है पैसा लगेगा आउटसाइड सोर्सेज पे। ठीक है, टू फाइंड आउट सोर्सेज एंड डेवलप बेस्ट पॉसिबल प्लान्स फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। आपको सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए एंड बेस्ट पॉसिबल प्लान्स भी होने चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। टू डिटरमाइन पॉलिसीज फॉर हैंडलिंग कलेक्शन एंड रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, टू डिटरमाइन पॉलिसीज फॉर हैंडलिंग के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए, कलेक्शन के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए और रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसेस के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के लिए हैंडलिंग ऑफ फाइनेंस, कलेक्शन ऑफ फाइनेंस और रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए पहले से। टू डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब कि वर्किंग कैपिटल पे कितना फंड आपको चाहिए ये भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए। किस पर? फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल पर। 6. टू डिटरमाइन द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कितना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है ये डिटरमाइन करना चाहिए, पता करना चाहिए और जो फंड्स है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। A good financial plan should have the following characteristic। एक बेटर जो फाइनेंशियल प्लान होता है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आइए जानते हैं। फर्स्ट, इट शुड बी सिंपल सो दैट इट इज़ ईजिली मैनेज्ड एंड अंडरस्टूड इवन बाय अ लेमैन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए और आसानी से मैनेज हो जाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा ज्ञात जिससे बहुत ज़्यादा इस बारे में ज्ञात नहीं है, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, वो भी इस काम को आराम से कर सके। ठीक है, इस तरह का सिंपल होना चाहिए और समझ भी सके और उसे मैनेज भी कर सके। सेकेंड है इट शुड हैव लॉन्ग फोरसाइट। दैट मीन्स इट शुड नॉट ओनली मीट द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट बट फ्यूचर रिक्वायरमेंट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू द consideration. A plan prepared without foresight may prove disastrous for the company। मतलब क्या है कि सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से प्लानिंग के हिसाब से ही होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि करंट के लिए ही हम कोई प्लान लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूचर प्रेजेंट के लिए तो होना ही चाहिए, प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही होना चाहिए, लेकिन साथ में इसमें फ्यूचर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंसिडर्ड होने चाहिए, वो भी लिखित होने चाहिए, निहित होने चाहिए। ठीक है, ताकि हमें आगे भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन कब आगे बढ़ती है जब उसका कोई विज़न होता है कि हमें कितना आगे जाना है, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना आगे तक ले जाना है। ठीक है, किस मुकाम तक उस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना है। अगर हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं रहेगी तो क्या है, बिजनेस जो है अगर हम प्रेजेंट को ही लेके चल रहे हैं तो बिजनेस जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है इट शुड बी फ्लेक्सिबल दैट द प्लान्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जैसे नीड्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम उस प्लान को चेंज कर सकें। ठीक है, चौथा, इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड प्रिवेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स। जैसे जो फंड्स हैं हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें और जो मतलब कि ऐसा ना हो कि जो फंड्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, वेस्ट जो एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स हैं, जो मतलब कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जो फंड्स है उसको हम अगर कहीं लगा रहे हैं या हम नहीं, कहीं कोई कंपनी अगर कहीं लगा रही है तो वो फंड्स बेकार ना हो
उनका सही जगह पर यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट ही हो। इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट कैश इन हैंड टू पे सैलरीज, वेजेस, कैश परचेजेस एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, उनके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए ताकि वो जो सैलरी है पे कर सके। अगर आपके यहाँ कोई पर्सन काम कर रहा है तो इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए पहले से, ताकि आप उसे समय पे सैलरी दे सकें, वेजेस दे सकें। ठीक है, कैश परचेजेस मतलब कि आगे अगर आपको कोई खरीदारी करनी है, ऐसा तो है नहीं एक बार आपने कैपिटल लगा दिया तो वही चल रहा है, आपने उससे प्रोडक्ट बना लिया, अब वो प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा बिकेगा तब पैसा आएगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी होने चाहिए ताकि आप आगे अगर जो सामान है रॉ मटेरियल से परचेज करना है वो आप परचेज कर सकें। ठीक है, एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इट शुड withstand the emergency financial difficulties which may hamper the growth of the business। ठीक है, और साथ में फाइनेंस इस हिसाब से भी होना चाहिए ताकि अगर इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी कोई आती है, ठीक है, तो उसमें जो है बिजनेस ग्रोथ ही कर सके, डाउनफॉल में न जाए। ठीक है, अगर किसी तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ भी जाती है तो इतना पैसा होना चाहिए कि कंपनी जो है लॉस में न जाए और आगे ग्रोथ ही करे। इट शुड बी इकोनॉमिकल दैट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। Sources of finance. The financial requirements of a business can broadly be classified into 3 categories। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस के, हम उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, दूसरा है मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और तीसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। Short term finances are required for meeting working capital needs। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस होते हैं वो किसके लिए होते हैं? फॉर द वर्किंग कैपिटल नीड्स, जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड अप टू 1 year एंड आर रेज्ड फ्रॉम सोर्सेज विच कैन प्रोवाइड फंड्स ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक, ये कितने समय के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? 1 साल के लिए, और ये रेज भी किए जा सकते हैं फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। ठीक है, एंड आर रेज फ्रॉम सोर्सेज विच कैन प्रोवाइड फंड्स ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो कि फंड प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्विकली एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। शॉर्ट पीरियड के लिए जल्दी और एक रीजनेबल कॉस्ट पर। सच फाइनेंसेस आर रेज्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड कस्टमर एडवांसेस। ठीक है, क्या क्या है ये? ट्रेड क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, इंस्टॉलमेंट है, क्रेडिट है एंड कस्टमर एडवांसेस है। मीडियम टर्म फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year बट लेस देन 10 years। जो मीडियम टर्म फाइनेंसेस होते हैं वो कितने साल के लिए? 1 साल से ज़्यादा के लिए, और लेकिन 10 साल से कम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर रेज्ड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन्स एंड फ्रॉम स्पेशल इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये किसके द्वारा रेज की जाते हैं? जैसे शेयर्स हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, बैंक लोन्स हो गए, या फिर कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। The long-term funds are required to a great extent for meeting the fixed capital requirement of the business. They are required for a period exceeding 10 years or for indefinite period. The long-term funds होते हैं वो जो fixed capital requirement होते हैं बिजनेस के, उनके लिए ज़रूरी होते हैं। They are required for a period exceeding 10 years।
ये मोस्टली 10 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ किए जाते हैं, और फॉर इनडेफिनिट पीरियड, या फिर इनडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब कि जिसका पीरियड कभी कोई ज्ञात ना हो। These funds are raised from those sources which provide the fund in an uninterrupted way and for a long period। ठीक है, ये किसके द्वारा रेज किए जाते हैं? जो फंड्स प्रोवाइड कर सके इन एन अनइंटरप्टेड वे, बिना इंटरप्ट किए और लंबे समय के लिए। जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लोन्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। ठीक है, ये सब। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलोज। जो डिफरेंट सोर्सेज है फाइनेंस के, वो कुछ इस तरह हैं। पहला है इंटरनल सोर्सेज, दैट इज ओन्ड कैपिटल भी कहते हैं, और दूसरा जो है एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसको हम बोरोड कैपिटल भी कहते हैं। पहला जो है इंटरनल सोर्सेज, इसमें आता है ए, जिसको इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स में आइए जानते हैं क्या चीजें हैं। फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, द बिजनेसमैन इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग्स एज इन वन मैन बिजनेस और इन पार्टनरशिप विद अदर पर्सन। बट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, द बिग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज इशू ओनरशिप शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक। ठीक है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसमें आदमी का खुद का पैसा, खुद की सेविंग्स लगी रहती हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म में भी जो सेविंग्स हैं पर्सन की वो लगी रहती हैं। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है तो उसमें क्या होता है कि शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जो है वो इशू किए जाते हैं पब्लिक में। ठीक है, मतलब कि उसमें पब्लिक का पैसा लगा रहता है, पब्लिक उन शेयर्स को या डिबेंचर्स को खरीदती है और जो पैसा है वो कंपनी के पास जाता है। A share may be defined as one of the units into which the share capital of a company has been divided and the person holding the share is known as shareholder। मतलब कि एक तरह से आप अगर कोई पर्सन शेयर खरीद रहा है उस कंपनी का, तो वो भी उस कंपनी का कुछ हद तक मालिक है जितने का उसने शेयर खरीदा है। ठीक है, और उस पर्सन को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी में कंसिस्ट ऑफ 1 crore rupees which is divided into parts or shares of rupees 1000 each. Each shareholder is permitted to buy a specified number of shares। ठीक है, अगर हर कोई 1000 रुपए वाला खरीदता है शेयर, तो वो भी क्या है? शेयर होल्डर हो गया उस कंपनी में। उस कंपनी मतलब कि शेयर होल्डर हो गया एक तरह से। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज डिवाइडेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। द प्रॉफिट सो डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। और जो प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे हैं, अगर वो कंपनी आगे ग्रोथ करती है तो उस ग्रोथ में तो उनका भी पैसा लगा है, उस कंपनी का भी तो, उस पर्सन का भी तो पैसा लगा है, तो जो वो प्रॉफिट है वो उनको दिया जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को। ए शेयर होल्डर बिकम्स अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी एंड द कैपिटल सो रेज्ड इज नोन एज ओन्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब मैंने कहा ना कि जो शेयर होल्डर है वो भी एक तरह से ओनर हो गया कंपनी का, क्योंकि उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। और जो कैपिटल रेज हुआ उसको हम क्या कहते हैं? जो पैसा उसकी वजह से बढ़ा, उसके पैसा लगाने की वजह से जो बढ़ा, उसको क्या कहते हैं? ओन्ड कैपिटल, OWNED, ओन्ड कैपिटल। एंड द शेयर्स आर कॉल्ड ओनरशिप सिक्योरिटीज। और जो शेयर है वो क्या कहलाता है? ओनरशिप सिक्योरिटी कहलाता है। द शेयर होल्डर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स टू रन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, जो कि जो डेली का कंपनी के अफेयर्स हैं, कंपनी की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, वो डील करता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स पे। कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? पहला है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा है इक्विटी शेयर्स, PREFERENCE, प्रेफरेंस, और दूसरा है EQUITY। पहला आते हैं क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स
which get preference over the equity shares in the matter of distribution of dividend as well as distribution of assets in case of winding up of the company. ठीक है, जो डिविडेंड था वो मैंने बताया था क्या था, वो जो था प्रॉफिट था. ठीक है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है जब कंपनी रेज करती है. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए, वो मतलब कि जो कि ज़्यादा प्रेफरेंस पाए, जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर्स. ठीक है, इन द मैटर ऑफ, किस मैटर से रिलेटेड, इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ठीक है, जो पैसा प्रॉफिट मिल रहा है, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन द केस ऑफ वेंडिंग अप ऑफ द कंपनी. These shareholders get a preferred prefixed rate of dividend which must be paid before any dividend is paid on the shares. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्विटी शेयर्स पे.